नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी पार्टी की कहानी को समझते हैं जिसका इतिहास लगभग 140 साल पुराना है। ये कहानी सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं है, बल्कि ये कहानी है मॉडर्न इंडिया की। तो फिर शुरू किया जाए। और ये लाइन सच पूछिए तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है। कांग्रेस की कहानी में जो भी उतार चढ़ाव आए वो असल में भारत के उतार चढ़ाव थे। देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर एक लोकतंत्र बनाने तक और आज की चुनौतियों तक सब कुछ इसी कहानी में दिखता है। तो कहानी शुरू होती है एकदम शुरुआत से और एक सवाल से कि आखिर कैसे कुछ गिने चुने पढ़े लिखे भारतीयों के एक छोटे से ग्रुप ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल कर रख दिया। तो चलिए जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। साल था 1885 और जगह थी बॉम्बे। एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम ने कुछ भारतीय नेताओं के साथ मिलकर इसकी नींव रखी। मकसद उस वक्त बहुत बड़ा या क्रांतिकारी नहीं था, बस इतना कि अपनी शिकायतें, अपनी बातें शांति से ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाई जा सकें। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि कांग्रेस को बनवाने में अंग्रेजों का ही हाथ था। क्यों? ताकि 1857 जैसे बड़े विद्रोह का जो गुस्सा लोगों में भरा था वो फिर से न भड़क उठे। उसे निकालने के लिए एक सुरक्षित रास्ता, एक सेफ्टी वॉल्व मिल जाए। ये आज भी एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। पर बहुत ही जल्द पार्टी के अंदर दो अलग अलग सोच की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ थे नरम दल के नेता जैसे गोखले और नौरोजी, जो मानते थे कि याचिकाओं और शांतिपूर्ण विरोध से बदलाव आएगा, और दूसरी तरफ थे गरम दल के लाल बाल पाल यानी तिलक, लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिनका साफ कहना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। एक को सुधार चाहिए था और दूसरे को चाहिए था पूर्ण स्वराज। और ये जो टकराव था ना, ये बढ़ता गया और फिर 1907 में हुआ एक बड़ा धमाका। एक ऐसा धमाका जिसे हम आज सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। सूरत में जो हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। आप सोच कर देखिए, एक बड़े से हॉल में देश के सबसे बड़े नेता हैं और आपस में बहस इतनी बढ़ गई कि हॉल में कुर्सियां तक हवा में उड़ने लगी। हंगामा इतना हुआ कि पुलिस को बुलाना पड़ गया। नतीजा, पार्टी दो हिस्सों में टूट गई। ये शायद भारतीय राजनीति की पहली ब्रेकिंग न्यूज़ थी जिसने ये साफ कर दिया था कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। इस टूट-फूट के बाद पार्टी बिखरी हुई थी और तभी 1915 में भारत की जमीन पर एक ऐसे शख्स ने कदम रखा जिसने ना सिर्फ कांग्रेस को जोड़ा बल्कि उसकी पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, यहाँ से शुरू होता है गांधी युग। तो गांधी जी ने आखिर किया क्या? देखिए, उन्होंने कांग्रेस को वकीलों और पढ़े लिखे लोगों के एलीट क्लब से निकालकर सीधा सड़क पर आम जनता के बीच ला खड़ा किया। उन्होंने किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, सबको इस आंदोलन से जोड़ा और लड़ाई के लिए दिए दो ऐसे हथियार जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे: सत्याग्रह और अहिंसा। और उन्हीं हथियारों के दम पर देश ने तीन बड़े बड़े आंदोलन देखे। पहले 1920 में असहयोग आंदोलन, फिर 1930 में दांडी मार्च से शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंग्रेजों के लिए एक सीधा और आखिरी संदेश था कि अब देश छोड़कर जाना ही होगा। आज़ादी मिल गई, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, बल्कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। कांग्रेस ने सत्ता संभाली, लेकिन पार्टी के अंदर दरारें भी उसी दिन से दिखने लगी थी। और यहीं एक ऐसी बात सामने आती है जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज़ादी के ठीक बाद जब पहले प्रधानमंत्री को चुनने की बारी आई तो ज्यादातर बड़े नेता सरदार पटेल के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी की पसंद जवाहरलाल नेहरू थे। ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था। इस एक फैसले ने आने वाली कई दशकों की राजनीति की नींव रख दी थी। नेहरू के बाद स्टेज पर आईं इंदिरा गांधी, जिन्हें पार्टी के पुराने नेता, जिनको सिंडिकेट कहा जाता था, एक गूंगी गुड़िया समझते थे। उन्हें लगा कि वो इन्हें अपने इशारों पर नचाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने सबके समीकरण बिगाड़ दिए और आखिरकार पार्टी पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कांग्रेस के और भारत के लोकतंत्र के इतिहास का शायद सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है। 1975 से 77 तक का आपातकाल। इस दौरान लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई और हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। ये भारतीय लोकतंत्र पर एक बहुत गहरा जख्म था।
इमरजेंसी के बाद जब लोकतंत्र वापस लौटा तो कांग्रेस के लिए एक नए दौर की शुरुआत हुई। एक ऐसा दौर जिसमें देश ने बड़े सुधार भी देखे और बड़े बड़े घोटाले के आरोप भी लगे। ये दौर एक तरह से दो चेहरों वाला था। एक तरफ राजीव गांधी के समय देश में आईटी और टेलीकॉम क्रांति की शुरुआत हुई, तो दूसरी तरफ बोफोर्स घोटाले का दाग भी उन्हीं की सरकार पर लगा। नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला, तो उन्हीं के दौर में बाबरी विध्वंस का घाव भी लगा। और फिर यूपीए सरकार ने आरटीआई और मनरेगा जैसे जबरदस्त कानून दिए, लेकिन 2G और कोलगेट जैसे घोटालों के आरोपों में भी वही घिरी। मतलब हर उपलब्धि के साथ एक विवाद जुड़ा हुआ था। और अब आते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से पर, आज का दौर, जहां पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है और उसके भविष्य पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सवाल सीधा है, आखिर उस पार्टी के साथ हुआ क्या जिसने 60 साल से भी ज्यादा इस देश पर राज किया था? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद पूरी कहानी बताते हैं। साल 2009 में कांग्रेस के पास लोकसभा में 206 सीटें थीं। 5 साल बाद 2014 में ये नंबर गिरकर आ गया सिर्फ 44 पर। जमीन पर आ गई पार्टी। 2019 में थोड़ा सुधार हुआ, पर सिर्फ 52 सीटों तक पहुंचे। ये जो गिरावट है ना, ये पार्टी के सबसे बड़े संकट की तस्वीर दिखाती है। तो ये सब हुआ क्यों? देखिए, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है। एक तो जमीनी स्तर पर संगठन कमजोर होता चला गया। कई बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर चले गए। फिर पार्टी के अंदर ही G23 जैसे वरिष्ठ नेताओं के विद्रोह शुरू हो गए। और हाँ, एक हाई कमांड कल्चर पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं कि क्या वो आम जनता से कट गया है? तो एक तरह से देखें तो ये पूरा चक्र पूरा हो गया है। कहानी जहां से शुरू हुई थी, स्वराज के लिए संघर्ष से, फिर दशकों तक देश पर राज किया, और अब वापस अपने अस्तित्व के लिए ही संघर्ष करना पड़ रहा है। ये क्लासिक उदय और पतन की कहानी लगती है। स्वराज से लेकर इस संकट तक का सफर देखने के बाद आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आगे का रास्ता क्या होगा, उसकी प्रासंगिकता क्या है और उसका भविष्य क्या है।